जहाँ तक हेल्थ स्टेटस की बात है, पिछले 2 दिनों से हमारे पास कोई नए केस नहीं आए हैं। ये एक अच्छी खबर है। हमारी जो अभी तक पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 61 ही है और जो रिकवर्ड हैं वो 39 हैं। जो हमारे इस समय पेशेंट्स हैं बाय एंड लार्ज वो अच्छे तरह से रिकवर कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही उनके बारे में भी अच्छी खबर मिलेगी। तो इस समय 61 और 39 का फिगर वो बना हुआ है। जो एक्टिव केसेस हैं वो 21 हैं और एक डेथ जो हुआ था उसके संबंध में ये बता दूं कि पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल हालत में एम्स ऋषिकेश लाए गए थे और उनको बाद में कोविड टेस्ट किया गया था। जो एम्स के द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसमें डेथ कोविड के कारण नहीं था, बल्कि जो क्रिटिकल हालत में वो थी अन्य बीमारी की वजह से, उसके कारण डेथ हुआ था। अब इस समय अगर हम टोटल फिगर देखें तो तकरीबन 7,784 लगभग 7,800 हमारे कुल रिपोर्ट्स टेस्टिंग करके उनके रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुए थे और उनमें से 7,723 वो नेगेटिव आए थे, यानी कि केवल 61 हमारे हैं जो कि पॉजिटिव थे। कल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि निरंतर जो डबलिंग टाइम है, जो इसका एक बड़ा की पैरामीटर होता है, उसमें लगातार हम उसका इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आज जो मेरे पास सूचना प्राप्त हुई है उससे हमारा डबलिंग टाइम अब बढ़ के 47 डेज़ हो गया है। तो अगर केसेस नहीं आएंगे तो हमारा डबलिंग टाइम भी उसी अनुपात में बहुत तेज़ी से बढ़ता चलेगा और उत्तराखंड फिर से मैं बताऊंगा कि देश के अग्रणी राज्य हैं जहां की हम डबलिंग टाइम को निरंतर हम उसको बढ़ाते चल रहे हैं और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे प्रांत में अभी कोविड का जो फैलाव है हम अभी तक उसे कंट्रोल कुछ हद तक करने में सफल रहे हैं और अगर इसी प्रकार की तैयारी चलती रहे, इसी प्रकार का सहयोग सभी का होता रहे तो हम इसको धीरे धीरे पूरी तरह से नियंत्रण करने में सफल हो सकेंगे। एक बात मैं जो बताना चाह रहा था कि हमारे जो टोटल केसेस हैं उन टोटल केसेस में 85% हैं जो कि पुरुष हैं और लगभग 15% हैं जो कि महिलाएं हैं। तो पुरुषों की संख्या इसमें बहुत अधिक है और इसमें भी जो हाईएस्ट परसेंटेज पॉजिटिव लोगों का है वो 21 से 30 साल के उम्र के लोगों का है। तो इनमें रिकवरी के चांसेस बेटर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टैटिस्टिक्स भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हमारा जो नंबर ऑफ हम सैम्पल्स भेजते हैं और उनमें से कितने पॉजिटिव टर्न आउट किए हैं, तो इसमें राष्ट्रीय एवरेज जो है वो तकरीबन 3.86% है, 4% से थोड़ा कम है। हमारे जो सैम्पल्स हम कलेक्ट करते हैं और उन्हें जांच के लिए भेजते हैं उनमें हमारा प्रतिशत 1 से भी कम है, 0.78% है। तकरीबन 0.8% हमारे यहाँ सैम्पल्स जो हम जांच के लिए भेजते हैं वो पॉजिटिव बने हैं। और अगर मृत्यु दर अगर इसमें हम देखते हैं तो पूरे देश भर में जितने पेशेंट्स हमारे आए उनमें 3.43% की मृत्यु हुई है, जबकि उत्तराखंड में इसका फिगर लगभग आधा है, यानी कि 1.64% ही पेशेंट जो थे उनमें मृत्यु हुई है। और जैसे हमने बताया कि वो केस भी डायरेक्टली कोविड से जुड़ा हुआ नहीं था। हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हो रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो हमें बताया है कि किन का हमें टेस्ट करना है और किन का जो है ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं
और उन कॉन्टैक्ट्स में जो सस्पेक्ट्स थे, जिनका कि हाई प्रोबेबिलिटी था कोविड का इन्फेक्शन, संक्रमण प्राप्त करने का, तो उनका हम लोग टेस्ट करते रहे हैं। और इन कॉन्टैक्ट्स में लगभग 15 कॉन्टैक्ट्स ऐसे थे जो कि पॉजिटिव टर्न आउट किए। तो हमारा बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हम कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर रहे हैं। जो हाईली सस्पेक्ट हैं, जिनका होने की संभावना प्रबल है, उनमें से 15 ऐसे टर्न आउट हुए हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ही मेहनत के साथ रात दिन एक करके और कई बार रिस्क उठाकर भी वो यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोविड के मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं, सस्पेक्ट्स की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी पाया कि 385 ऐसे चिकित्सक थे जो 2010 से 2015 के बीच में लोक सेवा आयोग से उनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया। तो वो व्यक्तियों के नाम हमारे पास थे और अब आज स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय करके उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार से 41 चिकित्साधिकारी ऐसे थे जिन्होंने चयन के उपरांत उन्होंने योगदान दिया, लेकिन परिवीक्षा अवधि, जो प्रोबेशन काल होता है, उसे पूरा नहीं किया और वो चले गए थे। तो इस प्रकार से जो हमारे 385 और 41 इन चिकित्साधिकारियों को जिनका चयन हो गया था और इनमें से कुछ ने योगदान देकर परिवीक्षा भी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन वो नहीं किया, उनकी सेवाएं हमने समाप्त कर दी हैं, ताकि जो वहाँ पर वेकेंट, जो रिक्त स्थान होंगे, वहाँ पर हम नए डॉक्टर्स का चयन कर सकें और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बना सकें। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस समय 401 चिकित्सकों का हमने जो अध्याचन भेजा था, उनमें 401 चिकित्सकों को नियुक्ति हमने दे दी है और 467 पदों के लिए अध्याचन हम बहुत शीघ्र आयोग को भेजेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि इनका भी चयन बहुत द्रुत गति से कर ली जाए, ताकि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ हो सकें। हाल में मंत्रिमंडल के द्वारा 180 पद जो हमारे थे उनको पुनर्जीवन किया गया था। माननीय मंत्री जी ने इसको ब्रीफ भी किया था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 180 पद भी हमारे पास हैं। तो हमने 400 पदों पे चयन कर लिया है, उनको नियुक्ति भी दे दी है और जो बाकी 467 हैं प्लस ये 180 हैं, इनके सापेक्ष भी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात जो बताना चाहूँगा कि हम लोग निरंतर अपील कर रहे हैं कि चूँकि अब लॉकडाउन में काफ़ी शिथिलता दी गई है, तो हम संयम बरतें और बहुत ही जिम्मेदारी से हम पेश आएँ। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए, आपस में दूरी बनानी चाहिए। और ये खुशी की बात है कि इसमें जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। अधिकांश जगह पे लोग इसका पालन कर रहे हैं और कुछ स्थानों पे जहाँ ऐसा नहीं हो सका है, तो हम फिर से सभी से यही अनुरोध करेंगे कि ये शिथिलता चलती रहेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल को हम बंद करेंगे। हम बंद नहीं करना चाहते हैं और अगर हम इसी तरह से अनुशासन का पालन करते रहेंगे तो शिथिलता और भी ज़्यादा दी जाती रहेगी। तो पुनः आप सभी के माध्यम से मेरा ये निवेदन होगा कि आप लोग भी जनता में इस बात को फैलाएं कि अनुशासन बनाए रखें, सफाई बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य पहने जब भी आप बाहर निकलते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे सिम्टम्स हैं
आपको या आपके जानने वालों को। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने बताया कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है, समय से आप बताइए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उसको देखेंगे और उसमें अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उसका उपचार भी किया जाएगा। जैसा आपने देखा कि हमने इतने सारे लोगों का उपचार किया है, तो वो हम करने के लिए तत्पर हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई भय की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं सभी को ट्रीट करने के लिए, और अगर वो समय से हमें सूचना दे देते हैं तो और आसानी इसमें होगी। जहाँ तक हमारे आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जीविका उपार्जन के संबंध में जो कार्य हैं, इसमें हम आपको लगातार सूचना देते रहे हैं कि मनरेगा के कार्य हमारे सभी विकास खंडों में प्रारंभ हो गए हैं। आरंभ किए गए कार्यों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा है, और आज के दिन में जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से 7,910 कार्य पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो चुके हैं। और श्रमिकों की संख्या जो कल हमने लगभग आपको 84-85 हज़ार के आसपास, मुझे ध्यान है, हमने बताया था, तो आज वो संख्या बढ़ के 93,000 से अधिक हो गई है। तो ये डिमांड जो हमारे ग्रामीण अंचल में मनरेगा जैसे कार्यों के संबंध में है, वो भी निरंतर बढ़ रहा है। इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि 1089 नए श्रमिकों ने अब अपना पंजीकरण करा लिया है, और इन जो नए पंजीकृत हमारे श्रमिक बंधु हैं उनमें से तकरीबन 850 को मनरेगा के कार्य उनको ऑफ़र कर दिया गया है, और उन्होंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें एक ख़ास बात यह है, मनरेगा में पूर्व में भी बताया गया है और आज फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ये अपेक्षा की थी कि मनरेगा का उपयोग हम जल संचय, जल संवर्धन और जल संरक्षण, इस प्रकार के कार्यों में अधिक से अधिक व्यय करें। तो हमारे भी जो कार्य चल रहे हैं इसमें जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल संचय, इस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, और सभी ग्राम पंचायतों को, सभी हमारे विकास खंड के अधिकारियों से भी यही अपेक्षा है कि वो इस प्रकार के कार्यों को लें, जो कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक औद्योगिक गतिविधियों का प्रश्न है, इस समय जो हमारे पास जानकारी है कि 4,500 से अधिक अप्रूवल्स दे दिए गए हैं। कुछ अप्रूवल्स ये हम ऑनलाइन व्यवस्था में बता रहे हैं, कुछ ऑफलाइन लोगों ने भी किया है, क्योंकि कई बड़े छोटे उद्योग हैं, ज़िलों में हैं, और वो कई बार ऑनलाइन करने में उन्हें असुविधा भी होती है। तो ये ऑनलाइन सूचना हमारे पास 4,500 इस प्रकार के वो हैं, और ऑफलाइन सूचना भी हम जब लेंगे तो संख्या मुझे लगता है कि और अधिक बढ़ेगी। और जो प्राप्त जानकारी के हिसाब से जो 4,479 इतने उद्योग हैं जिन्होंने अपना कार्य चाहे एकदम प्रारंभिक तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन प्रारंभ उन्होंने कर दिया है। और इसमें जो हमारे पास सूचना दी गई है उसके हिसाब से तकरीबन 1,66,000 मजदूर और श्रमिक और दूसरे कार्यकर्ता बताए गए हैं कि इन्होंने कार्य इसमें प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है खनन। खनन का कार्य हम लोगों ने कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ कर दिया है, और जो हमारे निगम हैं और प्राइवेट पट्टा हैं उन सभी को हम लोगों ने उन सभी से अनुरोध किया है कि कार्य तत्काल प्रारंभ कर दें। इसका रिव्यू भी शासन स्तर पे शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारियों से भी उनसे भी ये अनुरोध किया गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से देखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है, मेजर रोड्स के काम प्रारंभ हो चुके हैं, रेलवे का काम प्रारंभ हो चुका है, एयरपोर्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्दी
आप देखेंगे कि जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर है, जो भवनों का निर्माण है, वो भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि पट्टा का कार्य प्रारंभ करें। कुछ क्रशर्स को लेके कुछ समस्या थी, कुछ क्रशर्स प्रारंभ नहीं कर पाए थे, तो उसके संबंध में भी खनन विभाग के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। जो परेशानियां थी उनको दूर कर दी गई हैं और अब व्यक्तिगत रूप से भी जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो अब क्रशर्स भी हमारे चालू हो जाएंगे। ये भी बताया गया है कि जो क्रशर्स में माल पहले से वहाँ पे भंडारण करके रखा गया था, उनमें से अब बिक्री भी प्रारंभ हो गई है। उनके सहयोग के लिए कहा गया है कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप पीआरडी होमगार्ड के जवानों को भी वहाँ पे आप नियोजित कर सकते हैं, ताकि जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म का पालन करना है, चेकिंग करना है टेम्परेचर इत्यादि का, सफाई व्यवस्था की निगरानी रखनी है, आवश्यकता अनुसार जिलाधिकारीगण इसका उपयोग कर सकते हैं। श्रमिकों के संबंध में जो हमारे भवन निर्माण से रिलेटेड जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनके लिए पहले लॉकडाउन में 1000 रुपया उनके खातों में दिया गया था और अभी 1000 रुपया दिया गया था, और 1000 रुपया और दिया गया है। इस प्रकार से 2000 रुपया प्रति श्रमिक के खाते में दिया गया है और इस प्रकार से लगभग 2 लाख के आसपास 1,98,000 श्रमिक हैं जिनको इसका भुगतान किया गया है। और अन्य अधिनियम जैसे बॉयलर अधिनियम और दूसरे अधिनियम जिसमें कि इंस्पेक्शन होने थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से इंस्पेक्शन नहीं हुए थे, तो उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ताकि हमारे उद्योग चालू हो जाएं और इसी के साथ साथ इनका इंस्पेक्शन का कार्य भी हो जाए। अब जहाँ तक हमारे उत्तराखंड के निवासीगण अन्य राज्यों में इस समय हैं और हमने कल आपको बताया था कि लाने की जो व्यवस्था वो की गई है। अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि लगभग 1,64,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था और अभी तक की जानकारी के हिसाब से 7,363 जिनमें से चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों से लोग आ चुके हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में 8,146 लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी भेजा गया था। तो कुल मिलाकर अभी 15,000 साढ़े 15,000 कुछ इस प्रकार का फिगर है जो मूवमेंट हमने करवाया था। इसमें एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सभी को हम इकट्ठे क्यों नहीं ला रहे हैं। इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये अन्य आपदा से भिन्न है। अन्य आपदा में हम तुरंत इवैक्यूएशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पूरा चेन बना हुआ है, व्यक्ति का वहाँ पर हेल्थ चेकअप होना है। अगर वो कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं तब वो आएंगे। बसों में किस प्रकार का सैनिटाइजेशन होगा, फिर जब वो उत्तराखंड में पहुँचेंगे वहाँ पर उनकी हेल्थ जांच होगी, फिर उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे वाहन में और फिर हो सकता है कि वो किसी छोटे गांव या छोटे कस्बे में जा रहे हों तो एक और छोटे वाहन में उनको करना पड़ेगा। और फिर इन सभी की निगरानी रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कई इनमें से ऐसे जगहों से आ रहे हैं जहाँ की हमें थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है ताकि जिस समाज में वो जाएंगे वो समाज भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो इसीलिए हमें बड़ा कैलिब्रेटेड तरीके से हम ला रहे हैं और आपके माध्यम से हम पुनः सभी से यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि इसमें धैर्य बनाए रखें और हम निरंतर लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कल जो विभाग के द्वारा प्लान किया गया है उसमें हरियाणा से तकरीबन 1500 अपने निजी वाहनों से लोगों को आने की अनुमति दी गई है और इसी प्रकार से हम लोग देखते हुए और भी अनुमति देते जाएंगे। और फिर बसों से तकरीबन चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर इनके लोग हैं। लगभग
जो फिगर के हिसाब से 2-2,500 लोग होंगे, 100 बसें हम भेज रहे हैं और उन बसों के माध्यम से इन स्थानों से हरियाणा के 3-4 ज़िलों से हम लोगों को ले आएंगे और इसी तरह से एक प्लान्ड तरीके से हमें करना है। सबको हम इकट्ठा लाकर फिर सबको संक्रमित करने का खतरा हम नहीं उठा सकते हैं। तो यही बात सबसे कहना है कि हम सबको लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसमें थोड़ा सा उन्हें इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन वो धैर्य बनाने की आवश्यकता है। उदयपुर से भी लगभग 400 जो लोग उदयपुर में इस समय हैं, उनको लाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे अधिकारियों ने राजस्थान के अधिकारियों से वार्ता की है और राजस्थान रोडवेज़ की बसों में वो आएंगे और यहाँ पर जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें वो उसी बस में वापस ले जाएंगे। इसी प्रकार से जम्मू में तकरीबन 300-350 से 400 लोग बताए गए हैं। कई बार लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, जब मौके पर बस जाती है तो हमें संख्या कई बार बढ़ा हुआ हमें मिलता है। तो ये उम्मीद की जा रही है लगभग 400 के आसपास लोग होंगे जो जम्मू में हैं और उनको भी हम लोग लाने की व्यवस्था कल कर रहे हैं। इसके साथ ही एक ख़ास बात ये भी है कि हमने गुजरात गवर्नमेंट के साथ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम लोगों ने पत्र लिखकर उनसे ये सूचना हमने दे दी है कि गुजरात में सूरत और अहमदाबाद में और महाराष्ट्र में पुणे में हमारे जो लोग उत्तराखंड के हैं उनको ट्रेन के माध्यम से वहाँ से यहाँ पर भेजें। इसमें हमने डेस्टिनेशन बता दिया है कि हमें हरिद्वार में कितने लोगों को लाना है और कितने लोगों को हमें काठगोदाम ले जाना है। तो उन्हें हमने वो पूरा डिटेल दे दिया है कि हमारे कितने यात्री और पैसेंजर मैनिफेस्ट यानी कि पैसेंजर्स का लिस्ट कि कौन कौन व्यक्ति ट्रैवल करेंगे, उनकी सूची भी हमने उन्हें भेज दी है और उनसे ये अनुरोध किया है कि शीघ्र ही रेल मंत्रालय से अनुरोध करके उन्हें वो भेजने की व्यवस्था करें। रेल मंत्रालय से हमारी बातें हो चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा सहयोग देंगे, लेकिन उनकी व्यवस्था में जिस राज्य से व्यक्ति आता है उस राज्य से ही अनुरोध जाता है। तो हमारे तरफ से अनुरोध चला गया है और अब गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें रेलवे से समन्वय स्थापित करके लोगों को भेजने की व्यवस्था करेंगे। हमने उन सभी राज्यों को बताया है कि जो भी उत्तराखंड के निवासी इन रेलों से यात्रा करेंगे, उत्तराखंड राज्य ने प्रारंभ से ही ये फैसला किया है कि सभी का व्ययभार पूर्ण रूप से उत्तराखंड शासन ही वहन करेगी। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और सुचारू रूप से ये व्यवस्था चले, ये ऐसा अनुरोध किया गया। इसी प्रकार से रेलगाड़ियों के माध्यम से हम बहुत शीघ्र केरला से भी बताया गया है कि वहाँ के 2 शहरों में कुल मिलाकर 1000 के आसपास लोग बताए गए हैं। तो उनसे भी हम अनुरोध शीघ्र ही करने वाले हैं कि जो इस तरह के दूरस्थ इलाकों में लोग हैं उनको हम रेलगाड़ी से ले आएँ। भारत सरकार के द्वारा जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग हैं और जो इस तरह से फंसे हुए हैं उनके संबंध में उन्होंने एक नीति तैयार कर ली है, एक SOP भी तैयार कर लिया है। राज्यों से भी अपेक्षा की गई है कि हम भी अपनी नीति बना लें। हमारे तरफ से भी SOP तैयार हो गया है। व्यक्ति आएंगे, कहाँ पर वो क्वारंटीन में रखे जाएंगे 14 दिन और 14 दिन उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा और करने के बाद फिर वो अपने होम क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन अपने घर में रह सकते हैं, अंडर निगरानी ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे। उनका हेल्थ स्टेटस की जांच समय समय पर होती रहेगी। विदेश मंत्रालय में मेरी वार्ता हुई है, हमारे लिए भी एक नोडल अधिकारी वहाँ पे नियत किए गए हैं और उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि जैसे ही उन्हें ऐसी सूचना प्राप्त होगी कि हमारा कोई उत्तराखंड का व्यक्ति किसी भी हमारे दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उत्तराखंड आने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसकी सूचना हमें वो उपलब्ध करा देंगे और फिर हम उनके लिए इसी प्रकार से व्यवस्था करेंगे। कई बार ये देखा जा रहा है कि बहुत सोशल मीडिया में या कई अन्य माध्यम से भी रूमर्स चल रहे हैं इस प्रकार के जो
रूमर्स क्या बोलते हैं, अफवाहें इस तरह की फैलती हैं कि अमुक व्यवस्था हो रही है, फलाने जगह से ऐसा हो रहा है या फलाने ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए, सभी से ये निवेदन है कि इस प्रकार के अफवाहों के ऊपर आप कृपा करके न भरोसा करें, इससे परेशानी बढ़ेगी। हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं और एक सुनियोजित तरीके से हम आपको यहाँ पे लाने की व्यवस्था करेंगे ताकि आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो किसी प्रकार की अफवाहों के ऊपर आप भरोसा करके परेशान न हो, ये हमारा आप सभी से निवेदन है। एक अच्छी खबर ये है कि जो हमारा सीएम रिलीफ फंड है और जो हमारा जो रिलीफ फंड है जो एसडीएमए के द्वारा बनाया गया है, इसमें उत्तराखंड के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। उसमें हमें 101 रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का डोनेशंस उसमें प्राप्त हुए हैं। कई पेंशनधारियों ने अपना पूरा पेंशन की धनराशियाँ दी हैं। कई अतिवृद्ध व्यक्तियों ने अपना जो जमा की हुई पूंजी वो उन्होंने इसमें दान दिया है। तो उत्तराखंड के लोग इसमें काफ़ी आगे आ रहे हैं इस विपत्ति में सरकार के सहयोग करने के लिए, यहाँ के लोगों के सहयोग करने के लिए यहाँ के लोग आए हैं। तो उत्तराखंड के जो सीएम रिलीफ फंड और एसडीएमए में जो अभी तक हमारे पास सूचना है, इसमें 60 करोड़ रुपया से अधिक अभी तक आ चुका है और इसमें हमें निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इसमें से भी हम लोग धनराशियों का व्यय कोविड से लड़ने के लिए करते आए हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो हमें सहयोग मिल रहा है उसमें बहुत सारे संस्थाओं ने आकर, जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में मजदूर थे, ये माइग्रेंट्स थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सहयोग किया और अभी भी कर रहे हैं। तो वो उसके लिए भी हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमें अलग अलग उद्योगों से विभिन्न प्रकार के एक तो कुछ वित्तीय सहयोग भी प्राप्त हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें मेडिकल उपकरण चाहिए उसमें हमें बड़ा सहयोग मिला है, जिसमें बाईपैप मशीनें हमें 5 प्राप्त हुई हैं। 5 हाई नेज़ल ऑक्सीजन के लिए जो वो चाहिए वो मिले हैं। हैंड सैनिटाइज़र, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट्स, फेस कवर इत्यादि वो हमें प्राप्त हुआ है। अभी एक खुशखबरी ये भी है कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इन्होंने 12 एम्बुलेंस देने का निर्णय ले लिया है उत्तराखंड राज्य को, और उसके साथ ही 10,000 पीपीई किट्स और 10,000 मास्क वो उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। तो इस प्रकार से हमें 12 एम्बुलेंसेस भी CSR के रूप में NTPC और PFC से प्राप्त हो जाएगा। जो हमने बताया था कि 60 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें हमें जो जानकारी प्राप्त है इसके हिसाब से 53 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के विभिन्न उपायों के लिए हमें करना पड़ा है। और इसमें प्रमुख रूप से जो व्यय हुआ है कि जो जब शुरू के लॉकडाउन के फेज़ में बहुत सारे हमारे ऐसे श्रमिक थे, बेसहारा लोग थे, जिनकी जीविका के जो साधन थे वो समाप्त हो चुके थे, तो उन सभी के ऊपर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको राशन देने की व्यवस्था, उनको राशन का किट्स देने की व्यवस्था, इसमें हमारा प्रमुख रूप से धनराशि का व्यय हुआ है, जिसमें कि लगभग 30 करोड़ रुपया बताया गया है। और कोविड से संबंधित बचाव कार्य में अस्पतालों को, उसके लिए भी हम लोगों ने 10 करोड़, और हमारे ज़िला अस्पतालों के लिए चिकित्सा शिक्षा जो मेडिकल हमारे कॉलेजेस हैं उनके लिए 10 करोड़। इस प्रकार से जो कोविड से की रोकथाम के लिए जो उपाय करने थे उन्हीं पे व्यय किया जा रहा है, और हमें धनराशि यहाँ से लोगों से हमें प्राप्त हो रही है।
तो आज के लिए मेरा इतना ही वक्तव्य है। इसमें पुनः सभी से निवेदन ये है कि जो संयम और धैर्य और जो साहस का परिचय लोगों ने और त्याग का जो परिचय लोगों ने दिया है, उसको इसी प्रकार से आप कायम रखें, ताकि आगामी 1-1.5 महीने में हम पूरी तरह से इससे निजात पा सकें। और उसी तरह से जो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो बाहर हैं, वो कृपा करके इतना आप लोगों ने त्याग किया, इतना आप लोगों ने परेशानियां झेली, कुछ दिनों की बात है, हम आपको सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं। और जैसा आपने देखा है कि हम प्राइवेट वाहनों का भी पासेज इशू कर रहे हैं, या राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि इनके पासेज इशू कीजिए। अपने वाहनों से भी हम उन्हें बुला रहे हैं, उन राज्य सरकारों के भी वाहनों से उन्हें ला रहे हैं, रेलवे से ला रहे हैं। और कल को अगर हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो विदेश में हैं और उन्हें लगता है कि इस समय उन्हें देश वापस आना चाहिए, तो अगर वो ऐसे लोग आते हैं तो उनके लिए भी हम पूरी तरह से व्यवस्था करें।